हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों को आज फिर स्वागत है बेटा। तो मैं चंदन सर आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर, है ना। तो ये आपका सेक्शन सी कराने वाला हूँ। तो मैंने पहले तीन वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। सेक्शन ए और सेक्शन बी का मैंने 2 वीडियो पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उन दोनों वीडियो का भी जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखें। आज मैं यहाँ पे सेक्शन सी का मैं बात करूँगा कि सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस हैं सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है ना। तो ये आपको टोटल 3 क्वेश्चन बनाना है जो आपका 5 मार्क्स का मिलने वाला है, ठीक है। तो जिसमें 3 क्वेश्चन बनाइएगा। अब आपका चॉइस होगा कि इन सारे क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस कौन सा चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरे सोल्यूशन बता दूंगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, क्लियर। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर वही बात हुआ, तुरंत अभी लाइक करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी पूरा 12th क्लास तक आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम चाहिए। तो ये सारी चीज़ अप टू डेट मिलते रहेंगे, क्लियर है ना। तो इसलिए आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि पहला वीडियो आपको नोटिफिकेशन जानी चाहिए। फिर आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देखते जाए, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। कहता है 6 gentlemen of 4 ladies committee of 5 is to be formed in how many ways can be done. First question is there is no restriction or second question is their committee is to include at least 1 ladies. Okay, so यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ जेंटलमैन है ना, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जेंटलमैन कितना दिया हुआ बेटा आपका। आप क्वेश्चन देखते जाए, है ना। क्वेश्चन पे आप भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं ना, ये आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपको चाहिए तो ये आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर स्लाइड कर रहे हैं उस पर आपको व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो ये मिल जाएगा। और लेडीज़ आपके पास कितने हैं बेटा यहाँ पे, तो लेडीज़ हैं आपके 4, 6 जेंटलमैन दिया हुआ है और 4 लेडीज़ दिया हुआ है, जिसमें हमें 5 नंबर ऑफ एक कमेटी बनाना है, जिसमें 5 लोग का कमेटी बनाना है। जैसे देखो सिंपल बताता हूँ, मान लो एक क्लासरूम है जिसमें 6 बॉयज़ हैं और 6 गर्ल्स हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। अब बताओ एक क्लासरूम में 6 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हैं, उसमें से हमें 5 स्टूडेंट का एक हमें क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। अब उसमें या तो बॉयज़ भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, दोनों होंगे, ठीक है। जिसमें क्राइटेरिया ये है कि 6 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स ही हैं, उनमें से ही कुछ उठा के बच्चों को हमें 5 लोगों का एक ग्रुप बना देना है 5 स्टूडेंट का। अब सवाल ये आता है कि अगर जेंटलमैन अगर मान लें कि यहाँ पे जितनी भी जेंटलमैन है, मान लो G1 है, G2 है, G3 है ना, G4 है, G5 है, G6 है, इस तरह का 6 लोग हैं। और यहाँ पे लेडीज़ का बात करें तो L1, L2, L3, L4। अब इसी का हमें 5 ठो का बनाना है, या तो 5 लेडीज़ का होगा तो 5 तो लेडीज़ है नहीं, 4 ही लेडीज़ होगा तो 6 में से 5 जेंट्स भी हो सकते हैं या फिर जो भी हो सकते हैं, इसी में से मिला के हमें 5 को बनाना है। अब सोचो कि ये इसमें क्या कहता है पहला क्वेश्चन में कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन का, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो पहले ये बताइए टोटल कितना होंगे यहाँ पे मेंबर, तो 6 और 4 कितना होगा 10। अगर पूरा है तो हम लोग क्या करना है, अब बताओ अगर 6 लोग ये हैं और 4 लोग ये हैं, टोटल कितना हुआ बेटा आपका 10। 10 में से कितना का बनाना है 5, तो सेलेक्ट करना है ना। अगर मैंने कहा 6 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, उनमें से आपको 5 को सेलेक्ट करना है, जिसमें गर्ल्स भी हो, बॉयज भी हो, या पूरा जो भी हो सब मिला के होंगे। अब हमें तो ये पता नहीं, बट हमको 5 को का मेंबर बनाना है। तो जब चीज़ें कोई चीज़ सिलेक्शन की बात आ जाए, जब चीज़ें कलेक्ट करने की चीज़ें आ जाए, या फिर आप चूज करने का आ जाए कि किसको लूँ किसको छोड़ूं, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। और दैट मीन्स कम्बिनेशन का मतलब हो जाएगा, अगर ये 10 है और 10 में से टोटल कितना सेलेक्ट करना है 5 का, तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर नो रिस्ट्रिक्शन, है ना। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे बेटा आपका, तो देखो टोटल कितना है 10 में से कितना का बनाना है ग्रुप 5, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 C 5।
यानी 5 जेंटलमैन, आपका 6 जेंटलमैन और 4 लेडीज को मिला के टोटल कितना हुआ 10। 10 में से कितना का बनाना है, 5 गो का कमेटी बनाना है, तो 10 में से 5 इस तरह से लिखेंगे। और इसका एक कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, लास्ट क्लास में भी बता रहा था, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 माइनस 5। अब इसका सॉल्व करने का आपका जिम्मा है, मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 रहने देता हूँ। यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ भी फैक्टोरियल 5 ही बचेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 10 को तोड़ूंगा, 10 9 8 7 6 5 में ही लगा देते हैं, और इस 5 को भी तोड़ता हूँ, 5 4 3 2 1, और इसको फैक्टोरियल 5 रखता हूँ, ये कट जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि ये आपका 3 और 2 कटेगा 6 से, आपका 5 ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, 2 चक 8 ये कटेगा, आपका बचा कितना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो गया 36 गुने 7, इसको गुना कर दीजिएगा तो 2 हो गया और 4, और आपका हो गया 21 और 4 कितना हो गया 25, यानी कितना हो गया 252। यानी कहने का मतलब है ये आपका कितना 4 9 36 हो गया, 7 से गुना करेंगे 7 6 42 4 और 7 21 और 4 कितना हो गया बेटा आपका 25, यानी 225। यानी 10 लोगों में से 5 का अगर कमेटी बनाना हो तो टोटल पॉसिबल कितना है 252 तरीका है। बात समझ में आ रहे हैं। यानी अगर मैं एग्जांपल बोला कि 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, उनमें से 5 गो का स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है तो कितने सारे हो सकते हैं। मन करेगा ये स्टूडेंट नहीं उस स्टूडेंट को लाओ, नहीं उस स्टूडेंट को लाओ, तो ये आखिर कितना पॉसिबिलिटीज होगा, तो टोटल 252 पॉसिबिलिटीज होंगे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब। अब इसी में आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें समझने वाली बात है। कहता है कमेटी जो बनाना है, जो द कमेटी बनाना है, आपका कमेटी जो है इज टू इंक्लूड एटलीस्ट, ये जो वर्ड है ना बेटा एटलीस्ट वाला, वो उस पर ज्यादा जोर देंगे। अभी तुरंत बताते हैं, तुरंत समझ में आएगा कि मैंने क्या कहा है। कहता है एटलीस्ट 1 लेडी, ठीक। एटलीस्ट 1 लेडी का मतलब है कि कम से कम जो 5 लोगों का जो ग्रुप बनाया जाएगा उसमें कम से कम 1 लेडी होना जरूरी है। 1 से ज्यादा हो चलेगा लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। अब 2 वर्ड का मतलब समझाता हूं कि एक होता है एटमोस्ट, बात समझना ना, और एक होता है एटलीस्ट। तो एटमोस्ट और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है समझो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन में, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर देखने को मिल जाए एटलीस्ट और एटमोस्ट, तो जब एटमोस्ट रहेगा तो हमेशा 0 से स्टार्ट करना। किससे स्टार्ट करेंगे 0 से। और जब एटलीस्ट रहेगा तो जिस नंबर से कहा जाए, जैसे इसमें कितना से कह रहा है 1 से, या कह जाएगा एटलीस्ट 3 एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 4 एटलीस्ट 5, राइट। तो जहां से बोला जाएगा, और एटलीस्ट में जहां से मैं लिख दे रहा हूं अब तुम्हारी भाषा में, जहां से बोला जाएगा वहां से ही स्टार्ट करना है। क्लियर है, ये बात 2 चीज पहले लिख लो, ठीक। अगर मैंने कहा ना, जैसे एटमोस्ट, मान लो मैंने कहा एटमोस्ट, जैसे यहाँ एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने कहा एटमोस्ट 5, तो 5 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 5 4 5 से आगे नहीं जा सकते। एटमोस्ट में जितना कहा जाएगा उससे अधिक नहीं जा सकते, कम आ सकते, नहीं भी है तो भी चलेगा। और एटलीस्ट में अगर मैंने कहा, यही बात को मैंने रखा कि एटलीस्ट 5, तो एटलीस्ट 5 का मतलब हुआ कि 5 से जितने अधिक ले लो लेकिन 5 से कम नहीं जा सकते। एटमोस्ट में 5 से आगे नहीं जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। एटलीस्ट में आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं। यानी एटलीस्ट के बाद जितना उधर हो सकता है, यानी 5 6 7 8 9 10 सब, 1000 करोड़ सब हो सकता है। तो एटलीस्ट जितना कहा जाएगा उससे टोटल अधिक होता है, और ऑटमोस्ट जितना कहा जाएगा उससे कम होता है। पहले ये 2 वर्ड का मतलब समझिए, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। अब कहता ये है कि द कमिटी इज टू बी इंक्लूडेड एटलीस्ट 1 लेडी, कि एक ऐसा 5 को जो ग्रुप बनाइएगा, इन सभी को मिलाकर
उसमें जो 5 को छांटना है वह उसमें एक लेडी होना आवश्यक है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मैक्सिमम 4 हो सकता है लेडी। तो आगे बढ़ सकते हैं ना, 1 के बाद कितना होगा 2 3 4, 4 के बाद तो जा ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास लेडीज कितनी है 4 लेडीज हैं। तो इसका देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप देख लीजिए सोल्यूशन में बता रहा हूं। सो देयरफॉर इसका क्वेश्चन है ना 2 का सोल्यूशन है इसी का, है ना। लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे कितना होगा समझो। अब देखो कैसे कॉम्बिनेशन में लिखना है। 4 लेडीज है ना, एटलीस्ट कितना करना है 1, एटलीस्ट कितना है बेटा आपका 1। तो यहां 4C1 लिखेंगे ऐसे, जहां से कहेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर यही रहता है एटमोस्ट वाला कि एटमोस्ट 1 लेडी, तो यहां 0 से स्टार्ट करते, ठीक है। तो 4C1, फिर अब बताओ हमें कितना का बनाना है 5, 5 गो में से 4 में से तो 1 ठो बना दिए, तो बच गया रिमाइनिंग कितना 4 ठो। तो 4 किसका लेंगे 6 वाला का लेंगे, तो 6C4 लिखेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है 4C2, मान लो लेडीज का 2 ठो ले लिए, तो फिर जेंटलमैन कितना लेना पड़ेगा आपको 6, आपका बनाना कितना का 5 का, तो 3 ठो उसका लेना पड़ेगा। या फिर ऐसा हो सकता है प्लस 4C आपका, मान लो इसका 3 ले लिए हम, है ना, मान लो 4 गो में से 3 ठो ले लिए, तो बच गया कितना 2 ठो और बनाना, तो 2 ठो किसके साथ जाएगा 6 जेंटलमैन के साथ। प्लस अब देखो 4C 4 तक ले लेते हैं, मान लो पूरा लेडीज 4 ले लिए, टोटल 4 ही लेडीज है, तो 4 हो गया, तो 1 ठो और बच गया, तो कितना लेंगे 6C1। इसका मतलब समझ में आ रहा है जो मैंने लिख रहा हूं, ये समझो। एटलीस्ट का मतलब होता है जहां से कहा जाएगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमें एटलीस्ट 1 लेडी रखना था, तो टोटल हमारे पास 4 लेडीज है, अब बनाना है 5 मेंबर का। तो मान लो कि पहला एक ग्रुप ऐसा बनाया जिसमें लेडीज 1 रखें, तो 1 किस में रखेंगे 4 गो में से ना 1 रखेंगे, तो टोटल जो 4 गो बच गया वो कहां से रखेंगे 6 गो में से। उसके बाद या फिर ये हो सकता है नहीं सर लेडीज 2 ले लेते हैं, जेंटलमैन 3 ले सकते हैं। नहीं सर ऐसा करते हैं ना कि लेडीज 3 लेते हैं, जेंटलमैन 2 ले लेते हैं, या फिर लेडीज को 4 ले लीजिए और जेंटलमैन को 1 ले लीजिए। तो इस तरह से टोटल पॉसिबल तरीका बना, ठीक है। अब इसको क्या करना है पूरा सॉल्व करना है। जैसे ही मैंने फैक्टोरियल को तोड़ा ना, ये फार्मूला लगा दीजिएगा आपको, मैंने बार बार बता रहा हूं NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये वाला सिर्फ आप फार्मूला यहां पे लगा दीजिएगा और पूरा सॉल्व कर देना है इसको, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा इसको, आपका बन जाएगा टोटल क्वेश्चन, है ना। तो ये फार्मूला लगा के आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि जितना अलग तरीका हो सकता था मैंने समझाया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दूसरा तरीके से बताता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ये कहा रहता, ठीक है, इधर ध्यान से सुनना, अगर मान लो इस क्वेश्चन में लिखा रहता कि एटमोस्ट, है ना, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन में मान लो लिखा रहता है एटमोस्ट 3 लेडीज, कितना लिखा रहता है 3 लेडी, तो मैं इसको क्या करता 4 गो में से पहले 0 से स्टार्ट करता, बनाना वही 5 गो का, मान लो बनाना कितना है 5 ठो, कमेटी बनाना है 5 मेंबर का कमेटी। क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एडिट किया कि एटमोस्ट 3 लेडी, तो एटमोस्ट में कहां से स्टार्ट करते हैं 0 से, और पहुंचेंगे कहां तक 3 तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करते तो कितना इसको लेते, टोटल इसी का 5 लेते, क्योंकि 5 बनाना था, तो इससे तो एक को भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो 6 से नहीं 5 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर 1 ले लेता है इसका, तो इसका कितना लेना पड़ता हमको 4 ठो लेना पड़ता। फिर इसका मान लो 2 ले लिए, तो इसका कितना लेना पड़ता 3 लेना पड़ता। और इसका मान लो जो 2 ले लिया, फिर 3 ले लेते, क्योंकि लास्ट कितना जाता 3 लेडीज ले लिए, तो जेंटलमैन कितना लेना पड़ता हमें 2 लेना पड़ता। तो इस तरह से जब सॉल्व करते तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होता। आई होप कि ये दोनों बात क्लियर हो गया होगा कि एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ और एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ। एटमोस्ट में हमेशा कोई चीजें सेलेक्ट करना रहेगा तो 0 से स्टार्ट करना, जहां तक बोला गया वहां तक जाना, और जब एटलीस्ट रहेगा तो जहां से बोला गया वहीं से स्टार्ट करेंगे और जितना उसका टोटल है लास्ट वहां तक पहुंचेंगे। जैसे 4 लेडीज था तो एटलीस्ट 1 लेडीज था, तो 1 से स्टार्ट किए, 1 लेडी 2 लेडी 3 लेडी 4 लेडीज, क्योंकि आप आगे जा नहीं सकते 4 ही लेडीज है,
बात समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट जहां से गाड़ी वहीं से स्टार्ट करेंगे, एटमॉस 0 से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन नहीं बताता हूं, एक से रिलेटेड आपके जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रिक्वायरमेंट होंगे, उस सारे में सोल्यूशन करना आपका पॉसिबिलिटीज होगा। राइट, चलिए बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, है ना। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, है ना। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अ जीपी इज 56। एक चीज बताता हूं, जीपी में एक कंडीशन होता है, जब आपका क्वेश्चन में गिवन हो प्रोडक्ट, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा चीजें मैं क्या बोल रहा हूं। जब आपका क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया रहेगा तो जीपी के लिए 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ए बाय आर, ए और ए आर, नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक, 3 के लिए हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे। बट अगर यही चीज दिया रहेगा, सिर्फ सम दिया रहेगा, तो उस समय 3 के लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे ए आर और ए आर स्क्वायर। ध्यान में सुनिएगा, है ना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। जब आप किसी भी क्वेश्चन में जीपी का हो और अगर कहा रहे कि 3 नंबर का सम इतना है, 3 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, तो जब प्रोडक्ट का शब्द अगर नजर आ जाए, उस समय सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स के लिए ए बाय आर, ए आर सेलेक्ट करना, और ओनली सिर्फ आपको सम नजर आएगा, प्रोडक्ट कहीं लिखा नहीं रहेगा। उस समय जीपी में 3 नंबर के लिए हम लोग हमेशा सेलेक्ट करेंगे ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बात अच्छे से क्लियर रखना। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स, हमें पता नहीं कौन सा 3 नंबर होगा जिसका सम दिया हुआ है 56। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21, और उस नंबर में अगर हम पहला नंबर में, जैसे सपोज करो मान लेते हैं जनरल ए बी सी, 3 नंबर है जो क्या है जीपी है मान लो, जिसका सम दिया हुआ है 56, और इसी नंबर में कहता है कि जब हम 1 घटा देंगे, आपका 7 घटा देंगे और आपका 21 घटा देंगे, तो ये बन जाता है एपी। यानी जो जीपी का 3 नंबर होगा उसमें अगर 1 घटा देंगे, 7 घटा देंगे, 21 घटा देंगे, तो अगला जो नंबर बनने वाला होगा वो एपी हो जाता है। तो यही नंबर बताना है कि एबीसी आखिर कौन सा ऐसा नंबर होगा। अब चूंकि यहां पे एबीसी तो मान नहीं सकते हैं, कुछ कुछ कंडीशन होते हैं एपीजीपी में, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। क्लियर, बिल्कुल। तो यहां पे देखिए अब क्या करते हैं, अभी मैंने जस्ट कहा कि जीपी के लिए 3 नंबर हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे। अब तुम ही लोग बताओ जी, क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया है कि सम दिया है? बोलो जल्दी, आवाज दो, तुम लोग बोलोगे ना तो मैं सुन लूंगा वहां से। हाँ सर, सिर्फ सम का बात कर रहा है, तो सम के लिए मैं कैसा 3 नंबर सेलेक्ट करूंगा, ए आर स्क्वायर। गॉट इट? यस सर। अब यहां पे समझो, मान लिए लेट 3 नंबर ए आर और ए आर स्क्वायर आर इन जीपी, आर इन जीपी। 3 नंबर मैंने चूज किया ए आर स्क्वायर, जो क्या है जीपी में है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से इन तीनों का सम कितना दिया हुआ बेटा, ए प्लस आर ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। क्या मैं कह सकते हैं जब मैं ए कॉमन लूंगा तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56? यस सर, बिल्कुल। अब इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब अगेन क्या दिया हुआ है, अगेन ये कहता है कि सभी नंबर में अगर 1 घटा दे, यानी पहला नंबर में 1 घटाओ, कॉमा, सेकेंड नंबर में आप 7 घटाओ, कॉमा, और थर्ड नंबर में आप 21 घटाओ, तो आर इन एपी, तब ये क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। ये अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, ओके सर। इस 3 नंबर में 3 डिजिट को घटा रहे हैं तो वो कैसा बन जाता है, एपी। अब एपी का कंडीशन क्या कहता है कि सेकेंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले को घटाएंगे 100, और थर्ड वाले में सेकेंड को घटाएंगे 100, दोनों क्या होंगे, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए आर माइनस 7 माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू होगा ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर माइनस 7। क्या दोनों बराबर होंगे, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। बार बार कह रहा हूं हरा, अगर कोई 3 नंबर एपी में है तो बी माइनस ए, सी माइनस बी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए आपका एपी का। क्लियर? यस सर। अब आते हैं, अब यहां थोड़ा सजाने का काम करता हूं।
यहाँ पे ए आर माइनस ए वन माइनस ए प्लस वन होगा, इधर ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर प्लस 7 होगा। मैं क्या करता हूँ, सभी को उधर ले जाता हूँ, या ऐसा करते हैं कि आर वाले कैटेगरी को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि मान लो आर वाला का उधर ले जा रहा हूँ, कांस्टेंट को इधर रख रहा हूँ। तो पहले से इधर है -7 प्लस 1 है, और ये इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में 1 21 माइनस में 7, इधर ए आर स्क्वायर है, माइनस ए आर पहले से है, और इधर ए आर प्लस में है, इधर आएगा ए आर माइनस में होगा। मैंने आर वाले बिरादरी का एक साइड कर दिया, कांस्टेंट को एक साइड कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए कितना होगा बेटा टोटल, ये 7 आपका कितना हो जाएगा 14 में 20 जाएगा 21, तो फिर आपका बच जाएगा +7 और एक 8 हो जाएगा। और इधर देखा जाए तो ए आर स्क्वायर -2AR हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा कितना, ये हो गया 22 में आपका 14 घटा देना, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 6 और 2 8 प्लस 8 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको एक साइड कर देते हैं, तो ए आर स्क्वायर -2AR -8 बराबर 0। इस 8 को उधर ले जाओ तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए क्या एक कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर -2R -8 इज इक्वल टू 0 होगा। बोलो यस या नो? अच्छा कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 8A कहीं बच रहा है सिंगल। यस देखो यहाँ गड़बड़ा गया है थोड़ा सा। यहाँ देखो कितना है बेटा यहाँ पे। अच्छा हाँ, ए तो उधर ले जा ही नहीं ना। ए तो उधर ले जाइस नहीं। चलो इधर देख लो। अच्छा एक ठो और आएगा -A। देखो ए यहाँ प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस, हाँ माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो यहाँ पे एक +A भी बचेगा। हाँ चलो बिल्कुल ठीक है। 8 इज इक्वल टू ए कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर -2R + 1 बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि a इंटू आर स्क्वायर -2R + 1 इज इक्वल टू हो गया 8। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें a और r का मान पता करना है, तभी तो ये 3 नंबर फाइंड आउट होगा। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि सेक्शन सी का क्वेश्चन है। अब देखो इन दोनों को मैं क्या करूं जिससे हमें a और r निकालने में सावधानी हो। तो पहली बात, सिर्फ या तो r के रिलेशन में तो a को हटाना पड़ेगा ना। तो देखो a कैसे हटेगा, क्या एक दूसरे को डिवाइड कर दूं हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा। तो क्या करते हैं आगे, 1 में डिवाइड कर देता हूं 2 को, है ना। 1 को डिवाइड कर दे रहा हूं किससे, 2 से, है ना। डिवाइडिंग 1/2, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा क्या, a 1 + r + r स्क्वायर बाय, इधर हो जाएगा हमारा a r स्क्वायर, उसके बाद -2R + 1, और इधर था इसका वैल्यू आपका 56 और इधर आपका है कितना 8 है। इसको मैं मिटा देता हूं ना, ये आप नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे समझिए ये हो जाएगा 856, a से a कट गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 + r + r स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 7 से गुना होगा ना, तो इसको 7 से साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ, 7R स्क्वायर, 7 को यहाँ करेगा 7 2 जा 14R और प्लस 7 1 जा 7। ओके, अब ये गुना करने के बाद अब कहाँ होगा, एक साइड कर देता हूँ ना, सबको उधर ले जाता हूँ, राइट। तो 7R स्क्वायर -R स्क्वायर -14R -R + 7 -1 बराबर 0। इसको टोटल इधर प्लस में था, इधर लाया माइनस में आ गया, थोड़ा आर स्क्वायर के साथ सजा के रखा, आर के साथ रखा और कांस्टेंट वाले कांस्टेंट के साथ। ये कैलकुलेशन आपको इतनी आनी चाहिए। अब यहां देखिए 6R स्क्वायर, यहां -15R और यहां +6 इज इक्वल टू 0। 2R स्क्वायर और 15 से 3 कॉमन लेंगे ना तो यहां बचेगा 5R + 2 इज इक्वल टू 0। 3 को उधर भेज देंगे, 2R स्क्वायर -5R + 2 इज इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे फैक्टर बाद में, क्योंकि नॉर्मली सबसे फैक्टर नहीं होता है, तो बच्चे देखो -5 ± b² 25 -4AC बाय 2A। यहाँ पे 5 होगा प्लस माइनस आपका 25, यहाँ टोटल होगा 4 16, नीचे हो जाएगा 4, सॉल्व करेंगे तो 5 ±
यहाँ पे हो जाएगा 9/4 यानी प्लस माइनस यहाँ 3/4 यानी r का वैल्यू कितना फाइंड आउट होगा देखो। तो r इज इक्वल टू हो गया एक 8/4 और अगला हो जाएगा 5 में 3 जाएगा 2/4 यानी r का वैल्यू एक हो जाएगा 4 दूना 8 और एक हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया आपका। तो देखिए r का मान कितना निकल गया, 2 वैल्यू निकल गया ना। अब जब r का वैल्यू 2 फाइंड हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब कोई भी इक्वेशन में यूज करके हम a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि r हमें पता है तो यहाँ से a निकल जाएगा। सो नाउ फ्रॉम 1 में a इंटू 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 56 था। ठीक है, इसलिए a बराबर कितना होगा 56/1 प्लस r स्क्वायर। अब यहां से मैं a का मान निकालना चाहता हूं। अब यहां समझिए कि जब हमारा वेन r का मान 2 लेंगे तो a का मान हमें कितना देगा, तो 56/1 प्लस यहाँ पे r का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4। कहने का मतलब है a का मान जो होगा 56/4 2 6 1 7 7 8 56 यानी 8 आया। यानी r का वैल्यू जब 2 है तो a का वैल्यू कितना आया 8। एक मान ये हो गया। ठीक है, अगला मान क्या हो सकता है, जब r का मान कितना बैठाएंगे 1/2। ठीक है, तो इसी तरह बैठाइएगा व्हेन जब r का मान 1/2 बैठाइएगा तो जब सॉल्व कीजिएगा a के लिए तो हमारे क्या आएगा 56 अपॉन, यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यह 1 प्लस r का वैल्यू 1/2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 एलसीएम आएगा तो हो जाएगा 56/4 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 4 यानी टोटल ये आएगा एलसीएम लेकर बेटा आपका 4 2 6 और एक 7 7 8 56 8 चौक 32 यानी a का वैल्यू कितना हो गया 32। जब r का वैल्यू 1/2 था तो a का वैल्यू कितना आएगा आपका 32 आएगा। क्लियर है, तो ये अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने बता रहा हूं क्या करना है ऐसे। ओके, तो यहां पे देख लीजिए अब r का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया है। r का वैल्यू 2 है तो a का भी मान कितना होगा 2 होगा। तो ये बताओ नंबर भी तो ऐसा होगा, तब हम लोग चलेंगे जो गिवन 3 नंबर माने थे उससे, है ना। अब ये मिटा दीजिए, तब लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर जब a इन GP, सो देयरफॉर व्हेन जब r का वैल्यू 2 है तो a का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो क्या होगा 8 यानी 8 गुने 2 और अगला हो जाएगा 8 गुने 2 का स्क्वायर। ठीक, तो 8 हो गया 16 हो गया और यहाँ हो जाएगा कितना आपका 32। तो एक नंबर ये सोल्यूशन हुआ। या फिर अगला क्या हो सकता है, व्हेन जब r का वैल्यू आपका 1/2 है और a का वैल्यू आपका 32 है तो ये फिर कितना होगा, उस समय a का जगह 32 गुने आपका r का वैल्यू 1/2 और अगला 32 गुने r का वैल्यू r स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 होगा यानी 32। यहाँ हो जाएगा कितना 8 चौक 16 दूना 32 16 और ये हो जाएगा 8 चौक 32 8। क्या इसी का देखो उल्टा आया है ना, तो हमेशा जो 2 आंसर आएंगे ना वो हमेशा उल्टा आएंगे, है ना, याद रखना। तो जीपी में हमेशा 2 नंबर का सीक्वेंस आता है। अब देखो इसी का जब सम करोगे ना तो 56 आएगा। यही ऐसा नंबर था जो जोड़ने पे आपका 56 आता और जब इसमें 1 घटाते 7 घटाते 21 घटाते तो वह एक हमारा एपी बन जाता। तो यही नंबर हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से आपको चीजें क्या करना था, बनाना था। तो कुछ नहीं किए शुरू में, जो ये बस मेन यही है जीपी में 3 नंबर मानना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सम दिया रहेगा तो 3 नंबर ये कंसीडर करेंगे और अगर प्रोडक्ट दिया रहेगा तो a/r a और ar हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। गॉट इट। तो यहां तक ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर में। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 17 में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन आप पढ़ते जाएं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टू द परपेंडिकुलर। ये लाइन दिया हुआ है, इस लाइन पे वह लाइन परपेंडिकुलर है और एक्स इंटरसेप्ट पे कट करता है ना। जिससे समझो क्या कह रहा हूं। मान लो कोई लाइन है, सपोज करो कि एक कोई लाइन है आपका, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन है मान लो x - 7y + 5 = 0। ठीक है, और एक कोई ऐसा लाइन है जिस लाइन का हमें इक्वेशन ज्ञात करना है और इस पे क्या है परपेंडिकुलर है और यह लाइन
एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करता है कितना पे, एक्स इंटरसेप्ट पे, यानी 3 इंटरसेप्ट, यानी एक्स इंटरसेप्ट कितना है 3, तो मतलब ये पॉइंट कितना हो गया 3,0 हो गया। फिर से बता रहा हूं, हमें उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और वह लाइन एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 का मतलब हुआ 3 पे कट करेगा ये लाइन। तो बताना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल। अब सुनो, कंडीशन क्या होता है, पढ़ाया जाता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में कि जब कोई लाइन, सपोज करो कि अगर इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, देखो b का कोफिशिएंट a के साथ, x के साथ, y वाला x के साथ लिखते हैं, x वाला y के साथ, यानी लिखेंगे bx माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0। ये समझो, जो y का कोफिशिएंट होगा वो x के साथ आएगा, जो x वाला सामने रहेगा वो y के साथ जाएगा और बीच में y रिप्लेस हो जाता है माइनस में। तो ये किसी भी दो लाइन को आपस में परपेंडिकुलर दिखाने का तरीका होता है और c के जगह एक नया कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट का मान निकालना होता है कि आखिर होगा कितना। तो समझो, ये लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, ये करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसका परपेंडिकुलर लाइन लिखिएगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर perpendicular line to the equation, मान लो 1 is, इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम परपेंडिकुलर लाइन लिखे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 7x। अब देखो y किस में रिप्लेस हो जाएगा, प्लस में, है ना। y हमेशा माइनस में और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा। और x के आगे कितना है 1, तो 1 इसके साथ आएगा, तो 1 इंटू y हो जाएगा। ये इसको देते हैं और ये इसको देते हैं और y हमेशा माइनस में रिप्लेस होता है, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 7x प्लस y और k कोई एक अलग नंबर लाएंगे, 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन लिखा जाता है, ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से लिखता है। हमेशा याद रखना, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा और y हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। नेगेटिव पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो, वेयर के कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, के इज एनी कांस्टेंट नंबर, के इज एनी कांस्टेंट नंबर, इसी कांस्टेंट का फाइंड आउट करना होता है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब चूंकि यह लाइन किससे पास होता है बेटा, 3,0 से। अब सिंस इक्वेशन जो 2 है वह पासिंग थ्रू, इक्वेशन 2 पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना, 3,0। इसलिए अगर यह लाइन इस पॉइंट से पास करेगा तो इस लाइन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वह लाइन क्या है, ये वाला। तो जहां x है वहां 3 बैठाओ, तो 3 प्लस 0 प्लस k बराबर 0, यानी k बराबर 27, इधर आएगा तो -21 होगा। और यही k का मान फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्ञात हो जाएगा। सो फ्रॉम 2 से, तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, 7x प्लस y और k का मान कितना है, -21 बराबर क्या हो गया, 0। यही जो आया ना, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो करना कुछ नहीं था, बड़ा आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन था। करना फिर से समझाता हूं। कोई भी अगर लाइन दिया है और उस लाइन के अकॉर्डिंग उसका परपेंडिकुलर लाइन लिखना है, तो याद रखना y के सामने जो होगा उसको x के सामने भेज देना और x के जो सामने होगा वो y के सामने भेज देना, और y को हमेशा माइनस में रिप्लेस कर देना। अगर पहले से माइनस हो तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहता तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? और c के बदले जो भी होगा एक नया कांस्टेंट हम लोग नाम रखेंगे, और वह लाइन जो इस लाइन को पास करेगा वह लाइन इसको भी पास करेगा, और वो दोनों पासिंग पॉइंट बैठा के फिर k का मान ज्ञात कर लेना, और k का मान जब निकल जाएगा तो फिर वहीं बैठा देना। तब जो लाइन आएगा ना, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग ये इसका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। क्लियर? और वही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगा आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, आपका कहानी समाप्त हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द रेडियस 5 हुज द सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर कहां पे लाई करता है बेटा, एक्स एक्सिस पे। रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। देखो ये सपोज करो एक्स एक्सिस लाइन है। कौन सा लाइन है बेटा, एक्स एक्सिस। और एक कोई सर्कल है जो 2,3 से पास होता है और जिसका सेंटर है सो इसी लाइन पे लाई करता है। मान लेते हैं कि अल्फा कॉमा 0 है, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा, आपका 5 दिया हुआ है। ये रेडियस कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, अब एक चीज समझो, 11 क्लास में एक चीज सिखाया जाता है कि अगर सेंटर अल्फा बीटा हो, रेडियस अगर आर हो, ठीक है ना, और वह पॉइंट पास करे एक्स कॉमा वाई से, तो इस लाइन का, इस सर्कल का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये इक्वेशन का सर्कल होता है जिसका सेंटर अल्फा बीटा हो, रेडियस आर हो, पासिंग पॉइंट एक्स कॉमा वाई हो, तो उस समय सर्कल का इक्वेशन ये होता है। क्लियर। अब आते हैं इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सेंटर यहाँ 0 का लिए हो बेटा, ये किससे पास कर रहा था, एक्स एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे सेंटर है। तो जब एक्स एक्सिस पे सेंटर होगा तो वाई क्या होगा, 0 होगा, मतलब बीटा 0 हो जाएगा। अगर वही वाई एक्सिस पे होता तो क्या होता, अल्फा 0 हो जाता, बीटा बन जाता। बात समझ में आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में, अब यहाँ पे आते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। लिखोगे वी नो दैट, या पहले लिख लेता ना, रेडियस कितना है बेटा आपका, 5। ठीक, पासिंग पॉइंट कितना है आपका, पासिंग पॉइंट हो गया, पासिंग पॉइंट 2,3 है। उसके बाद सेंटर कितना हो गया इसका, तो सर अल्फा कॉमा 0 है। ठीक है ना। अब यहां लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक, यहां पे देखिए x माइनस अल्फा, अल्फा का अल्फा ही रहेगा, प्लस वाई, अब बताओ बीटा कितना हो गया, 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, यानी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यही अब अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा पहले बाद में निकालते हैं। अब चूंकि ये सर्कल जो है वो किससे पास करता है, इस पॉइंट से, सिंस पासिंग पॉइंट जो आपके पास है वो पासिंग पॉइंट कितना है, 2,3। सो देयरफॉर 1 बिकम्स कितना होगा, तो जहां x है वहां 2 बैठाइए, तो 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y की जगह 3, 3 का स्क्वायर बराबर 25। कहने का मतलब है 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 25, और 3 3 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा आपका, 25 में इधर जाएगा 9, 16, इधर बोले तो स्क्वायर हटाएगा ना, प्लस माइनस में 4 बच जाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 माइनस अल्फा बराबर 1 4, और 2 माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा -4, यानी कि 2 माइनस 4 बराबर अल्फा, और एक हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर अल्फा। अल्फा है, अल्फा है ना, इसलिए अल्फा बराबर एक -2 हो गया, और यहाँ पे एक अल्फा बराबर हो गया आपका 4 2 6। अब बताओ ये जो सेंटर हुआ 2 ठो बन गया, एक हमारा -2,0 और दूसरा हो गया 6,0 हो जाएगा। अब बताओ अल्फा का मान 2 ठो निकला ना, तो सेंटर हमारे पास कितने बन गए, 2 ठो बन गया ना। सो देयरफॉर सेंटर जो हो जाएंगे वो क्या क्या होंगे, सेंटर हमारा अल्फा कॉमा 0 था, मतलब क्या क्या आया, एक -2,0 होगा और दूसरा क्या होगा 6,0 होगा। अब चूंकि रेडियस तो 5 ही है, सेंटर अब हमारे पास कितना हो गया, 2 ठो हो गया। तो जब 2 ठो सेंटर होगा तो 2 ठो सर्कल भी तो होगा, क्योंकि एक सेंटर से बनने पर ये आपका सर्कल होता है। तो यहाँ तो 2 सेंटर हमारे पास, एक ये वाला एक ये वाला। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग इक्वेशन निकाल के रखे हैं 1, उसी से आएंगे ना। सो फ्रॉम 1 हमारे पास जो इक्वेशन था क्या था,
x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। तो व्हेन जब आपका सेंटर -2, 0 होगा उस समय सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? दिस इंप्लाइज x माइनस, अब देखो अल्फा का मान कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। एक आंसर समाप्त हुआ। चाहो तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हो, बाकी बात छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड में व्हेन जब आपका सेंटर कितना है आपका 6, 0 उस समय जो आपका आ गया तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर y रहेगा बराबर कितना हो गया 25। ये हो गया सेकेंड आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जितना सेंटर होगा सर्कल का इक्वेशन उतना होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझाता हूं। रेडियस दिया हुआ था, पासिंग पॉइंट दिया हुआ था, सेंटर हमने मान लिया अल्फा 0, 0 इसलिए हुआ क्योंकि x एक्सिस पे सेंटर था तो y पक्का 0 होगा, इसलिए अल्फा 0 मान लिया। अब हम लोग सर्कल का इक्वेशन ये होता है जनरल, वहां पे अल्फा बीटा का मान बैठाया, बैठाने के बाद ये ला इक्वेशन लाया। अब चूंकि ये सर्कल का इक्वेशन इससे पास होता था तो जरूर एक्स वाई का इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ बैठा करके मैंने अल्फा का वैल्यू फाइंड किया। अब मैंने देखा अल्फा का वैल्यू हमारे पास 2 आया, मतलब अल्फा 2 निकला तो सेंटर 2 निकल गया। अब चूंकि 2 सेंटर आया तो 2 सर्कल भी होगा, तो एक बार एक सेंटर लेके चाहिए तो इसको देखे तो एक सर्कल आया, फिर दूसरा सेंटर लेके चले तो दूसरा सर्कल आया। तो इस तरह से रिक्वायर्ड 2 हमारा सर्कल का इक्वेशन हुआ, और इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना भी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और एक लाइक करना, अभी तुरंत लाइक करो। राइट, चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 19। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में बेटा आपका यहाँ पे क्वेश्चन किधर गया, देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आपका 2 इवेंट्स दिया हुआ है जिसमें पीए का मान दिया हुआ है 0.54, पीबी का मान दिया हुआ है 0.69 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया हुआ है 0.35। ठीक है, फाइंड करना है पहला क्वेश्चन पी ए कंप्लीमेंट ए का प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब देखो पहले एक चीज बताता हूं, यहां पे देख लीजिए कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी का है। अगर P यानी ए डैश का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो 1 में पी ए का प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो पी ए डैश का प्रोबेबिलिटी फाइंड होगा। अगर पी ए यूनियन बी का निकालना हो तो पी ए प्लस पी बी घटा देंगे इंटरसेक्शन का। अगर पी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट दोनों का डैश का यूनियन हो तो हॉल का डैश दे सकते हैं। ठीक है, और हॉल डैश का मतलब जैसे 1 में पी ए घटाएं तो यहाँ पे 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी पी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, पहली बात तो यहाँ लग रहा है उल्टा हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे यूनियन नहीं होगा इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, यूनियन नहीं होगा। राइट, फिर ए में कंप्लीमेंट है बी में नहीं है, देखो ए में डैश है बी में नहीं है ना, तो फिर क्या करेंगे बी का प्रोबेबिलिटी में उसका इंटरसेक्शन घटाएंगे, और अगर इसमें देखो बी का डैश है तो ए का प्रोबेबिलिटी में इसको घटा देंगे, तो जिसका डैश नहीं रहेगा उसमें उसको घटा देना है। बी वाले हम देखो यहाँ बी में डैश नहीं था तो प्रोबेबिलिटी बी में घटाए इंटरसेक्शन को, यहाँ ए में नहीं था तो ए में इंटरसेक्शन को घटाएं। तो पहला क्वेश्चन है पी ए डैश का, पी ए डैश का हो जाएगा 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए का वैल्यू कितना है 0.54, घटा लेना, वही आपका सोल्यूशन। नंबर 2 में निकालना है, इसमें नंबर 2 में जो क्वेश्चन है आपका निकालना है पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ए का प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी का प्रोबेबिलिटी, और अगर यूनियन निकालना हो तो इंटरसेक्शन घटा देना, और जब इंटरसेक्शन निकालना रहेगा तो देखो ये माइनस में रहेगा प्लस और ये जाएगा माइनस, तो यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन घटाएंगे, इंटरसेक्शन निकालना रहेगा तो यूनियन घटाएंगे, और ये दोनों जोड़ देंगे। पी ए का प्रोबेबिलिटी 0.54, पी बी का मान 0.69, पी ए इंटरसेक्शन बी का 0.35। ये सोल्यूशन कर लेना, इतना आना चाहिए आपको। थर्ड नंबर में पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश बी डैश का अगर इंटरसेक्शन निकालना हो, और सॉरी यहाँ देख लो इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटरसेक्शन कर देंगे, तो ये बदल जाएगा यूनियन में, ये भी बदल जाएगा आपका यूनियन में। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस पी, अगर यूनियन है सॉरी इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज कर दीजिए इसको, यूनियन में इसको चेंज कर देंगे तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रख लें इसको आप। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस पी ए यूनियन बी का वैल्यू खुद से दिया हुआ है। अब देखो यूनियन का वैल्यू निकलेगा ना, देखो यहाँ पे निकलेगा, इसमें देखो तो 2 वाला में जो सोल्यूशन आएगा ना, 2 वाला का सोल्यूशन वही आपका क्या रहेगा, पी ए यूनियन बी का, उसके बाद जो आएगा वो आपका सोल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है? ये आपके पे काम छोड़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पी ए डैश का ये फार्मूला हो गया, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ से पी ए यूनियन बी निकालना है ना, तो ये ला फार्मूला लगाओगे तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा ना, वही वैल्यू यहाँ पे आपको आके पुट करना है। क्या करना है बेटा, पुट करना है, तो तभी तो ए यूनियन बी यही ना निकलेगा। तो यहाँ पे 1 में इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू फाइंड होगा। क्लियर? उसके बाद देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या होगा कि डैश किस में है, बी में, तो ए में नहीं ना है, तो पी ए में घटा देंगे इसका इंटरसेक्शन दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखो पी ए का वैल्यू 0.54 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.35, ये भी घटा देना, ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपका पी बी इंटरसेक्शन ए डैश, पी ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखो इसमें डैश किस में नहीं, बी में, तो पी बी में घटा देंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पी बी का वैल्यू कितना है 0.69 माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना आया 0.35, ये घटा देना, ये आंसर आएगा। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सिर्फ आप काम कीजिएगा कि जो 2 सोल्यूशन आएगा ना वही यहाँ पे इसमें घटाइएगा, तो ये ला आपका निकल जाएगा 2nd 3rd वाला क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये काम खुद से कर लीजिएगा, मैंने फार्मूला रख दिया और यही फार्मूला याद रखिएगा। इस तरह का एक कंडीशन पूछा जा सकता है, 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का बन गया इसमें। क्लियर है? तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पे पसंद आ रहे हैं चैनल जितने भी है, मैंने पहले भी 2 वीडियो 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देख लीजिए। टर्म 1 का भी दिया हुआ है, वो भी आप वॉच कर लीजिए, है ना। और टोटल ये नोट्स करते जाएं, लास्ट में आपको रिवीजन टाइम में काफ़ी मदद मिलने वाला है इससे। ठीक है, और फिर वही बात है, जाते जाते आप जरूर शेयर कीजिएगा जितने फ्रेंड है सबके साथ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।